चीन के हमलावर तेवर 15 जून की घटना के बाद से ठंडे पड़े तो ऐसे पड़े कि पड़ते चले गए। ये वही चीन है जो एक दिन पहले तक किसी भी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं था। ये वही चीन है जिसने एक दिन बाद भी भारत सरकार से कहा था कि वो अपनी अग्रिम टुकड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने चीन की सीमा में घुसपैठ की है। फिर ऐसा क्या हुआ जैसे यूं लगा कि चीन पीछे हटने के लिए किसी सम्मानजनक मौके का इंतजार कर रहा था। जिस चीन सीमा पर पिछले 45 साल से किसी का खून नहीं बहा, वहां पर दोनों तरफ के सैनिक मारे जाएं और फिर यकायक अमन चैन हो जाए, ये चीन की फितरत तो नहीं लगती। तो क्या ये चीन के साथ सैन्य स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर हुई बातचीत का ही नतीजा था कि चीन पीछे हटने के लिए तैयार हुआ, या फिर इसके पीछे कुछ और है? आइए जानते हैं। चीन ने जब पूर्वी लद्दाख में भारत के इलाके में घुसपैठ की तो उसने दो बातें सपने में भी नहीं सोची थी। पहली ये कि भारत उसकी कार्रवाई पर बराबर की आक्रामकता दिखाएगा, और दूसरी ये कि भारत बहुत तेजी से अपने सैनिकों और साजो सामान को सीमा पर पहुंचा देगा। चीन की धारणा थी कि वो 8-10 किलोमीटर का इलाका वैसे ही हथिया लेगा, और जब भारत विरोध करेगा तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि अब वह और आगे नहीं बढ़ेगा, यानी जो देश इस वक्त जहां तक है वहीं तक उसका इलाका मान लिया जाए। लेकिन भारत ने कहा कि वो अपनी 1 इंच भी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने जितनी फौज तैनात की, भारत ने भी उतनी ही फौज तैनात कर दी। चीन ने जितने हथियार लगाए, भारत ने भी उतने ही सीमा पर पहुंचा दिए। चीन ने अगर युद्धाभ्यास किया तो भारत ने भी जवाबी युद्धाभ्यास किया। चीन ने वायुसेना को बुला लिया तो भारत ने भी ऐसा ही किया। ऐसा करने के साथ साथ भारत ने वैश्विक स्तर पर बाकायदा इस बात का ऐलान भी किया कि हाँ, हमने सीमा पर चीन के बराबर संख्या में तैनाती की है। चीन के लिए यह अप्रत्याशित था। उसे लगता था कि भारतीय इलाके में अभी भी इतना ढांचागत विकास नहीं हुआ है कि उसकी सेनाएं चीन की निर्णायक कार्रवाई से पहले जरूरी साजो सामान के साथ सीमा पर पहुंच सकती है। लेकिन यहां तो सब उल्टा हुआ। इन हालात ने चीन को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। 15 जून को गलवान घाटी की लड़ाई में भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन उस घटना के समय और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमारे जवानों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया जो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। कम से कम 43 चीनी जवानों के मृत और घायल होने की खबर तो चल ही रही है, लेकिन अनेक खबरों में कहा जा रहा है कि यह संख्या उससे कहीं ज्यादा है। चीन के 50 से अधिक सैनिकों के मारे जाने की बात कई स्रोतों पर कही जा रही है। असल में बिहार रेजिमेंट, 3rd पंजाब घातक रेजिमेंट और मीडियम आर्टिलरी के जवानों ने चीनी फौजियों के खिलाफ बदले की ऐसी कार्रवाई की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 1.5 दर्जन चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ डाली गई और दर्जनों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ 2 भारतीय सिख जवानों ने तो कुल मिलाकर 22 चीनी सैनिकों को नरक पहुंचा दिया। कुछ को पहाड़ के नीचे धकेलकर और कुछ को अपनी किरपान और चीनियों से छीनी गई तलवारों और दूसरे हथियारों के जरिए। इस घटना की गंभीरता का एहसास होने में चीनी सेना को 1-2 दिन का समय लगा, और जब उसके नेतृत्व को पता चला कि भारतीय सैनिकों की वीरता का स्तर यह है तो चीन की तरफ सन्नाटा छा गया। पता चला है कि इस घटना के और भी कई प्रभाव हुए। उस इलाके में मौजूद चीनी सैनिकों में इतनी दहशत मची हुई थी कि उनमें से बहुत सारों को वहां से हटाना पड़ा और उनकी जगह पर दूसरे सैनिक तैनात किए गए। अपुष्ट खबरों में यहां तक कहा गया है कि कुछ चीनी सैनिकों की दहशत का आलम यह था कि उनमें बिस्तर गीला करने जैसी घटनाएं बढ़ गई थी। जाहिर है कि चीन को इन हालात में स्पेस की जरूरत थी, और वो स्पेस उसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत से मिल गया, जिनके बीच सेनाओं को पीछे हटाने और बफर जोन तैयार करने पर सहमति हुई। इधर भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था और उधर भारत की कूटनीति ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। भारत के मित्र देशों ने देखा कि चीन का ध्यान पश्चिम की ओर है, यानी कि लद्दाख की ओर, तो पूर्वी इलाके में उसकी पूंछ दबाने का अच्छा मौका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान ने अपनी नौसेनाओं और वायुसेनाओं को हरकत में ला दिया। अमेरिका ने अपने 2 विमानवाहक जहाजों यूएसएस रोनाल्ड रेगन और यूएसएस निमित्ज के साथ कई दूसरे जहाज भी दक्षिण चीन सागर में उतार दिए और वहां पर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके पास ही चीन का नौसैनिक युद्धाभ्यास भी चल रहा था, लेकिन अमेरिका ने इसकी परवाह न करते हुए वहां पर अपने मिलिट्री गेम्स शुरू कर दिए। यहां तक कि उसने चीनी धमकियों की अनदेखी करते हुए विवादास्पद इलाके के ऊपर से एक साथ 11 लड़ाकू विमान उड़ाए और चीन सरकार की नींद उड़ा दी। ये चीनी सेना को सीधा संकेत था कि अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होकर आया है।
इससे पहले अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि वो जर्मनी से अपने हजारों सैनिक हटाकर एशिया में तैनात करने जा रहा है ताकि चीन की दादागिरी को रोका जा सके। अब चीन के लिए संदेश साफ था, चाहो तो भारत से उलझ लो या फिर अमेरिका की बड़ी चुनौती को झेल लो। दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ा तो दोनों से ही जाओगे। अभी हमने जिस बिंदु का जिक्र किया उसी से मिलता जुलता एक तर्क यह है कि एक तरफ जहां दुनिया भर की सहानुभूति भारत के साथ थी, वहीं चीन के पक्ष में पाकिस्तान को छोड़कर एक भी देश नहीं बोला। अमेरिका और जापान ने तो खुलेआम भारत के पक्ष का समर्थन किया ही। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसमें व्यवस्था है कि दोनों देश जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के सैनिक ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत ने चीन के बारे में कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं की, लेकिन सरकार पीछे ही पीछे कूटनीति के हथियार चतुराई से चलाती रही। रूस को नए सुखोई 30 और मिग-29 लड़ाकू विमानों की सप्लाई के साथ साथ S-400 मिसाइल प्रणाली की जल्दी सप्लाई के लिए तैयार कर लिया गया। फ्रांस रफाल विमानों की पहली खेप समय से पहले भेजने के लिए राजी हो गया। अमेरिका और इजराइल से आधुनिक मिसाइलें, ड्रोन और दूसरे हथियार आने का रास्ता साफ हो गया। जापान और भारत ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर लिया। एक तरफ जहां भारत दोस्तों से घिरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर चीन की हरकतों का चारों तरफ विरोध हो रहा था। ताइवान, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने खुलकर बयान जारी किए थे। जाहिर है चीन के लिए ये डिफेंसिव होने का समय है, ऑफेंसिव होने का नहीं। भारत में जिस तरह से जनता ने अपने ही स्तर पर चीनी सामान का बहिष्कार करने का अभियान चला दिया, वो चीन के लिए भारी चिंता की बात है, जिसकी अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशकों की सबसे बुरी स्थिति में आ गई है। फिर मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर बनने और लोकल पर वोकल होने का आह्वान कर दिया। जगह जगह चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित किया जाने लगा, उनके टेंडर रद्द होने लगे और फिर चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी गई। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि चीन के मामले में उसके सब्र का बांध टूट चुका है और अब चीन के साथ में संबंध मधुर बनाना उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है। जाहिर है आर्थिक लिहाज से संकेत चीन के लिए अच्छे नहीं है। चीन के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है कि बात अगर भारत से आगे बढ़कर दूसरे देशों तक पहुंच गई और वहां भी उसका बहिष्कार होने लगा तो उसकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। पहले ही कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में चीन के प्रति भारी नाराजगी है और बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर निकलने की सोच रही है। साथ ही साथ चीन से सप्लाई किए जाने वाले माल की मांग में भारी गिरावट आई है। भारत के साथ टकराव और दुनिया भर में होती बदनामी के आर्थिक दुष्प्रभाव चीन के रुख में बदलाव का एक और महत्वपूर्ण कारण रहे होंगे। चीनी नेतृत्व को उम्मीद थी कि पूर्वी लद्दाख में सैनिक कार्रवाई करके वो एक विजेता के रूप में नागरिकों के सामने जाएगा और फिर चीनी जनता की सारी नाराजगियां दूर हो जाएंगी। कम से कम शी जिनपिंग की जितनी अलोकप्रियता है उसको थामने में कामयाबी मिलेगी। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान चीन सरकार की बदइंतजामी और उसके अत्याचारों के कारण उसके खिलाफ असंतोष बहुत बढ़ चुका है। बढ़ती बेरोजगारी और ठप अर्थव्यवस्था के चलते लोग भारी गुस्से में हैं, क्योंकि चीन में अब कारोबार नहीं आ रहा, पर्यटक भी अब वहां नहीं आ रहे हैं, बाहरी दुनिया से मांग भी अब नहीं आ रही है। इस नाराजगी के साथ साथ एक और नई नाराजगी चीनी नेतृत्व को झेलनी पड़ी। गलवान की लड़ाई में चीन ने अपने सैनिकों को ज्यादा बड़ी संख्या में खो दिया और चीन में सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके अनेक कारण थे। एक तो ये कि मारे गए चीनी सैनिकों का विवरण क्यों नहीं दिया गया, दूसरा उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से उसी तरह से क्यों नहीं किया गया जैसा कि भारत ने अपने यहाँ पर किया, और तीसरा उनके शव परिवारों को क्यों नहीं सौंपे गए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने युद्ध के जरिए लोगों का गुस्सा घटाने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन हुआ उसका एकदम उल्टा। खबरें इस तरह की भी आई हैं कि चीनी सेना लद्दाख में प्रतिकूल मौसम का सामना करने की हालत में नहीं है। गलवान नदी में पानी बढ़ गया है और वहां पर टिके रहना मुश्किल है। फिर कुछ महीनों बाद उस इलाके में तापमान 0 से 20 डिग्री 30 डिग्री तक नीचे चला जाएगा और चीनी सैनिकों को ऐसे माहौल में रहने का अभ्यास नहीं है। भारतीय सैनिक तो कश्मीर और सियाचिन समेत बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में तैनात रहते हैं और साल भर वहां पर अपने देश की रक्षा में जुटे रहते हैं। वे अभ्यस्त हो चुके हैं और इस चुनौती से आसानी से जूझ लेते हैं। अगर चीनी सेना लद्दाख में जमी रही और बदलते मौसम में भारतीय सेना ने मौके का फायदा उठाकर कोमल चीनी सैनिकों को निशाना बना दिया तो फिर क्या होगा। ऐसे में चीन के नजरिए से देखें तो बेहतर शायद उसके लिए यही होगा कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए और दोनों सेनाएं पीछे चली जाएं। विचार का अंतिम बिंदु यह है कि हो सकता है कि चीन
पहले के कई मौकों की तरह से अस्थायी रूप से वापस लौटा हो और कुछ महीने बाद वो फिर से ज्यादा ताकत लेकर सीमा पर लौट आए। चीन युद्ध में धोखा देने को उत्कृष्ट रणनीति मानकर चलता है, इसलिए इस मामले में भारत को आगे भी सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे लिए सुस्ताने की कोई गुंजाइश नहीं है।